नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास का किसान, जमींदार और राज्य पाठ लेके आए हैं। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। कृषि इतिहास लिखने के लिए आईन या क्वेरी के स्रोत के रूप में प्रयोग करने के निम्नलिखित समस्या आते हैं। आंकड़ों में जोड़ में कई गलतियां मिली हैं, अतः उनके आधार पर कृषि इतिहास लिखना गलत होगा। इतिहासकार आमतौर पर यह मानते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं तब आती हैं जब व्यापक स्तर पर इतिहास लिखा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 16वीं व 17वीं शताब्दी में खेती का मुख्य उद्देश्य पेट भरना था। इसी कारण अधिकतर गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल की पैदावार की जाती थी, किंतु खेती केवल गुजारे के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स एक कामिल, सर्वोत्तम फसलें जैसे शब्द मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप। कृषि उत्पादन तथा अन्य कार्यों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और मर्द कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम किया करते थे। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी सी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में के आधार पर आमतौर पर किए जाने वाला फर्क घर के महिलाओं और बाहर के मर्द में अंतर स्पष्ट रूप से मुमकिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप। 16वीं व 17वीं शताब्दी में कृषि अर्थव्यवस्था में मौद्रीकरण का बहुत विस्तार हुआ और विषय वस्तु पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया था। मुगल सम्राटों की वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के कारण साम्राज्य में मुद्रा का प्रचलन हुआ। शाही टकसाल में खुली सिक्का ढलाई की पद्धति ने मुद्रा संचरण को और अधिक विस्तृत बनाया। शीघ्र ही मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। मुगल सम्राटों की राजस्व नीतियों ने मुद्रा अर्थव्यवस्था की समृद्धि में विशेष रूप से योगदान दिया। 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ही मुगल सम्राटों ने किसानों पर यह छूट प्रदान की थी कि वे भू राजस्व का भुगतान नगद अथवा जिन्स के रूप में कर सकते हैं। इस सुविधा के परिणाम स्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि हुई है। इसका महत्व कृषि के अतिरिक्त उद्योग, दस्तकारियों तथा व्यापार में भी बढ़ा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। मुगल की आय के मुख्य स्रोत वाणिज्य, खान, भेंट, पैतृक संपत्ति, नमक, चुंगी कर तथा भूमि पर केंद्रीय कर आदि था। इसमें भूमि कर से प्राप्त आय अधिक थी। बाबर तथा हुमायूं तीर्थ यात्रा कर लगाते थे। वे हिंदुओं से जजिया कर तथा मुसलमानों से जकात कर वसूला करते थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को हटा दिया था, किंतु औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। बाबर तथा हुमायूं ने मालगुजारी प्रथा जारी रही। मालगुजारी भूमि तथा उपज की जांच पड़ताल कराए बिना ही पुराने हिसाब से वसूल की जाती थी, किंतु अकबर ने अनेक प्रयोगों के बाद मालगुजारी प्रथा में परिवर्तन कर दिया था। देख सकते हो आप। इसके बाद भूमि की नापतोल व्यवस्था भी की, भूमि का वर्गीकरण किया, उलाज किया। उलाज क्या होता है? इसमें हर साल खेती की जाती थी। इसमें
कभी भी बंजर जमीन को नहीं छोड़ा जाता था। इससे सरकार को प्रत्येक वर्ष राजस्व प्राप्त होता था। इसको पुराती था, जो 1-2 साल के लिए प्रतिभूमि छोड़ दी जाती थी, उसे प्रतिभूमि कहा जाता था। चाचर भूमि वह होती थी जिससे 3-4 वर्ष के लिए प्रतिभूमि छोड़ दिया जाता था। बंजर भूमि वह होती थी जो 5 से अधिक वर्ष के लिए प्रति छोड़ी जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में संख्या चल रही है। मुगल काल में साम्राज्य अनेक जातियों में विभक्त था। खेतीहर किसान की भी विभिन्न जातियों में विभक्त था। खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो समाज में नीच समझे जाते थे, कामों में लगे थे या किसी खेतों में मजदूरी करते थे। यद्यपि भूमि की कमी नहीं थी, फिर भी जो जातियां नीच समझी जाती थीं, नीच समझे जाने वाली जातियों को भूमि की कमी या कामों में नहीं लगाया जाता था। वे पुनः गरीब होते थे। गांव का एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी लोगों की थी जिनके पास संसाधन बहुत कम थे। ये जातियां प्रत्येक काम नहीं कर सकती थी। ये जातियां व्यवस्था की पाबंदियों में बंधे थे। उनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की थी। तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। मुगल काल में भारत में जंगल में रहने वाले लोग खेती के अलावा जंगल में भी जुड़े हुए थे। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किया जाता था, किंतु इस संबंध असभ्यता से नहीं लगाया जा सकता। मुगल काल में इस शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जो अपनी जीविका जंगल के उत्पादों, शिकार, स्थानांतरित खेती से करते थे। ये काम मौसम के अनुसार होते थे। उदाहरण के लिए भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे की जाते थे। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी। मानसून के महीने में खेती की जाती थी। शरद के मौसम में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादी पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमना जंगलों में रहने वाले लोगों की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप। जमींदार जमीन के मालिक होते थे। उनकी कमाई तो खेती से होती थी, किंतु वे स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि किसानों से खेती करवाते थे। उनको ग्रामीण समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इसी कारण से उनकी कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण था कि वे लोगों को कुछ खास किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे। तो ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यद्यपि जमींदार जो वर्ग था शोषक वर्ग था, किंतु कृषकों से उनका संबंध पारस्परिक पैतृवाद तथा संरक्षणवाद पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट बाई पॉइंट भी ले सकते हैं। हेडिंग भी हेडिंग में ग्राम पंचायत, पंचायत का मुखिया, पंचायत के कार्य, आय व्यय का हिसाब रखना, सार्वजनिक कल्याण के कार्य, ग्रामवासियों को अपनी जाति के हितों को बांधना, उन पर नियंत्रण रखना, जुर्माना लगाना, निष्कासित करना, जाति पंचायतों के काम करना। तो इनसे सब ये जुड़े हुए थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामों में ग्राम पंचायतें होती थी। उनका मुखिया होता था जिनका महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। ग्रामों में पंचायत होती थी जो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती थी। गांव की जो पंचायत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, जो गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति में पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिस गांव में कई जाति के लोग रहते थे वही पंचायत में विविधता पाई जाती थी, अर्थात पंचायत में भी जातियों का प्रतिनिधित्व होता था। फिर भी इसकी संभावना कम थी कि कोई नीची जाति कहने वाला व्यक्ति लोगों के प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होते थे। पंचायत का निर्णय सभी को मानना पड़ता था। वैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट।
पंचायत का सरदार एवं मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कुछ स्रोतों से अवगत होता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति द्वारा किया जाता था। इस चुनाव के बाद उसे मंजूरी जमींदारी से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों का उस पर विश्वास रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। जो पहला वो देखिए आप दिया गया, मुगल साम्राज्य के आर्थिक संपर्क के इलाके थे। नोट कर लीजिए, ये यातायात के मार्ग थे, कहां से कैसे अपन जा सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से शुरू होता है पहला क्वेश्चन। मुगल इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत फारसी तथा अरबी ग्रंथ हैं, किंतु इस ग्रंथों में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन किया गया है। इस काल में सामाजिक आर्थिक इतिहास की जानकारी हमको आईने अकबरी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान हो जाते हैं और बस जाते भी हैं। बरसों से आबाद किसी बड़ी शहर की बसिंदे उसे छोड़ करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। बावन ने बाबरनामा की रचना की थी। भूमि का ज्यादातर हिस्सा ऐसा था जिसमें खेती बरसों के पानी पर निर्भर हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। मुगल काल में किसान ऐसी तकनीकी का प्रयोग करता था जो पशु बल पर आधारित होती थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। जाति के आधार पर खेती हर समाज कई जातियों में बटा हुआ था। खेती की जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो निचली जाति के समझे जाते थे, फिर खेती में मजदूरी करते थे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं पूरा। भारत एक कृषि प्रधान देश शुरू से ही रहा है। इसका महत्व भी बहुत रहा है। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे निचली जाति काम लोग करने वाले जुड़े थे, सीमा के बाहर भी रह सकते थे। इसी प्रकार बिहार में मल्लाह जादाओं नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती थी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब्दुल फजल ने अवध सूबे जो आज के उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है कि मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी कबीले के बीच होने वाले लेन देन के विषय में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो। 19वीं शताब्दी के कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारत के गांवों को देखा। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल था। उसने अकबरकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा सुंदर ही चित्रण किया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब्दुल फजल अकबर का विशेष मित्र था। उसने सम्राट के लिए एक नया राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत तैमूरी परंपरा तथा एक सूफी सिद्धांत का मिश्रण था। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। जोवन्नी करेल के लेख वाइनियर के लेख पर आधारित है। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंचा था। इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है। छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन से मिलकर के पाठ बनता है। नोट कर लीजिए इसको और नोट करना है, याद करते जाना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला, सभी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। आज की तुलना मुगल युग में देश की आबादी बहुत कम थी। उसमें हिंदुओं का स्थान प्रमुख था। जैन, बौद्ध और सिख उसमें सम्मिलित थे। राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य ऊंची जाति थे। उनमें परंपरा, खान पान, व्यवहार न होते थे। जातीय बंधन आज से अधिक कठोर थे। युद्ध और शासन राजपूतों का मुख्य पेशा था। ब्राह्मण लोग मुक्ता, पुरोहित और अध्यापक का कार्य करते थे। इनमें से कुछ फारसी पढ़ करके सरकारी नौकरियां पा लेते, जैसे गुजराती नगर। देश का व्यापार वैश्यों के हाथ में था। कायस्थ लोग लिपिकारों, मुंशियों और पदाधिकारियों से काम कराते थे। ये नीची जातियों के कुछ हिंदू मुसलमान बन चुके थे। इस काल में हिंदुओं में नई उपजातियां बन गई थी। कश्मीरी ब्राह्मणों में काजी, दोस्त खानी
आगा, गुजरात में मूसी, कायस्थों में कानून और रायजादा तथा देश में अनेक भागों में बख्शी और मेहता भी हुआ करते थे। तो देखिए आप दिया गया है मुस्लिम समाज की स्थिति के बारे में, अन्य जातियों की स्थिति के बारे में दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप प्रमुख संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य जातियां भी थीं। विदेश यात्रियों के लिए द्वार खिले हुए थे। यहाँ जातियों में बसने का कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए देश में पुर्तगाली, अंग्रेज, चीनी, यहूदी, भिन्न भिन्न जातियों के लिए लोग दिखाई देते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बहुसंख्यक जनता का जीविका का मुख्य साधन कृषि था। खेती करने का ढंग उस समय भी आजकल जैसा ही था। हल तथा बैलों से खेती की जाती थी। इस काल में हल पहले से अच्छे बने थे। हलों में लोहे के फावड़े का प्रयोग किया जाता था। उस समय वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी। एक विदेशी यात्री वेल साइड में लिखा है कि मुगल काल में खरीफ तथा रबी 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। खरीफ की फसल में चावल, बाजरा, नील, गन्ना, उड़द, मूंग आदि फसलें उगाई जाती थी, जबकि रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, तिलहन आदि उगाई जाती थी। उस समय फसलों का स्थानांतरीकरण था। गन्ना आजकल के उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के अनेक भागों में उगाया जाता है और नील उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में पैदा की जाती है। कपास के लिए भी अनेक स्थानों में फसलें बोई जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती थी। वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं आप। मुगल का वस्त्र। इस काल में देश का सबसे बड़ा उद्योग रुई का उत्पादन तथा सूती वस्त्र का बनाना था। घरेलू काम का कपड़ा देश के प्रत्येक गांव में बनाया जाता था। आगरा, बनारस, जौनपुर, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, खैराबाद, अकबरपुर, बीदन आदि ये प्रसिद्ध कपड़े के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। अयोध्या तथा खानदेश में सुनहरी कपड़ा बनाया जाता था। बंगाल में ढाका तथा दूसरे स्थान में रेशमी के कपड़े भी खानवान सुनहरी कपड़ा बनाया जाता था। बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, रंगाई उद्योग भी था, अन्य दस्तकारी उद्योग भी थे, तो सब जुड़ा हुआ था उनसे। इस काल में चर्म उद्योग भी देश के विभिन्न भागों में विकसित हो रहा था। चर्म उद्योग गुजरात, उत्तर प्रदेश, आगरा, कानपुर आदि स्थानों पर भी विकसित अव्यवस्था में था। गुजरात से कपड़े का सामान अरब देशों में भेजा जाता था। चमड़े, जूते, रस्सियां, तलवार, म्यान, मस्क आदि बनाई जाती थी। तीसरे जौनपुर गुजरात में सुगंधित तेल, दिल्ली की गुलाब जल की तैयार किए जाते थे। 5वें में आईन अकबरी के अनुसार जहाज, नौका निर्माण का कार्य भी मुगल काल में शुरू हो गया था। भारत के समुद्री तट पर यह कार्य होता था, किंतु यह उद्योग उन्नत दशा में नहीं था। 7वें फतेहपुर सीकरी, बरार, बिहार में कांच के उद्योग किए जाते थे। 6वें में बीदर के सोने चांदी के गहने बर्तन बनाने का काम किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। मुगल काल में आंतरिक व्यापार उन्नत दशा में था। आधुनिक युग में व्यापार जिस ढंग पर चल रहा है उसी प्रकार मुगल काल में भी व्यापार चलता था। आंतरिक व्यापार नदियों, सड़कों से चलता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्र बैलगाड़ियां, ऊंट गाड़ियों के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। मुगल काल में भी आंतरिक व्यापार बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। नदियों में नावों के द्वारा व्यापार किया जाता था। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, दिल्ली आदि क्षेत्रों में इसके व्यापार के केंद्र थे। इन शहरों में बड़े बड़े बाजार लगते थे, जहां विदेशों से वस्तुएं आती थीं और फिर उसे सारे देश में भेज दी जाती थी। इन बड़े बड़े व्यापारी तथा महाजन होते थे, जो व्यापारियों को ऋण दिया करते थे। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार भी था, सब इससे कॉन्टेक्ट था। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजी बेड़े ने सूरत में लंगर डाले। उसने यहाँ पुर्तगालियों को मार भगाया। इससे प्रभावित होकर के जहाजों को ये व्यापार करने की शाही फरमान जारी कर दिए।
सूरत की घटना के बाद भी मुगल सम्राट उसमें दिलचस्पी लेता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के में जहाज भारतीय नाविक बेड़े के रूप में काम करते रहे। मुगल काल में यूरोपीय देशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता मिली। क्वेश्चन देख सकते हैं अगला, आईन अकबरी। आईन अकबरी एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें अकबर के शासनकाल का सिलसिलेवार विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार अकबर के दरबार, प्रशासन, सैन्य संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों को साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रीति-रिवाज, विभागों और प्रांतों के विषय में विस्तार से जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कहानी। इससे बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों की पिछले रिवाजों, पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईन अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का खान है। फिर भी यह ध्यान रखा गया है कि आईने का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है। आईने 5 भागों दफ्तर का संकलन है, तो आप इसको देख सकते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा